हेलो फ्रेंड्स, आपातकाल या इमरजेंसी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। और आपातकाल के अलग अलग रूप हम देखते हैं, जैसे एक जो है राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, एक राष्ट्रपति शासन है, प्रेसिडेंट्स रूल है, और एक है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये तीन प्रकार के आपातकाल का वर्णन है भारतीय संविधान में। चूंकि हम दो आपातकाल पहले ही पढ़ चुके हैं, आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। एक में आपको प्रेसिडेंट्स रूल मिल जाएगा, राष्ट्रपति शासन मिल जाएगा। दूसरा अभी रिसेंटली आया था वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो मिल जाएगा, आप उनको रेफर कर लीजिए। तो आज हम ये दो नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि आज हमारा ध्यान जो है पूरा का पूरा केंद्रित होगा राष्ट्रीय आपातकाल पर, नेशनल इमरजेंसी पर। तो आप देख रहे हैं शिखर आईसीएस चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस, और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। तो लेट अस राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। आर्टिकल 352 में इसका वर्णन किया गया है। हम इसके अलग अलग पक्ष देखेंगे। हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है, दूसरा ये कि कहाँ लगाया जा सकता है, कैसे लगाया जा सकता है। हम देखेंगे कि इसकी अवधि, इसका टेन्योर क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, हम इसका प्रभाव देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि इसकी दोष क्या है या इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है, हाउ इट इज़ क्रिटिसाइज्ड, व्हाई इट इज़ क्रिटिसाइज्ड। तो इसके अलग अलग पक्ष हम आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब लगाया जाएगा। यहाँ कब से तात्पर्य यह है कि किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। What could be the circumstances in which, what could be the condition, what could be the situation in which national emergency can be imposed on India। तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है तब जबकि देश की सुरक्षा संकट में हो। When the security of the nation is threatened due to war, या तो युद्ध के कारण या बाह्य आक्रमण के कारण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा संकट में हो या ऐसा संकट निकट हो, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। When the security of the nation is threatened due to war, due to external aggression और इंटरनल आर्म्ड रिवोल्ट, सशस्त्र विद्रोह के कारण, ये तीन चीज़ों के कारण अगर सुरक्षा संकट में हो तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। ध्यान रखिए कि जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है ये शुरू से नहीं था संविधान में, इसे जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवोल्ट, इसके पहले एक शब्द प्रयोग किया जाता था, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, तो आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, इंटरनल एग्रेशन के स्थान पर यूज़ किया गया है आर्म्ड रिवोल्ट। तो अब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ये भी तब होगा जब राष्ट्रपति को संतोष होगा कि कोई देश की सुरक्षा जो है वो खतरे में है इसके कारण, या राष्ट्रपति को लगेगा कि ऐसा जो संकट है वो पास में ही आ गया है, तो राष्ट्रपति ऐसा लगा सकता है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति लगाएगा। कहाँ लगाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल, चूँकि राष्ट्रीय आपातकाल नाम है उसका, तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में लगाया जा सकता है। और पहले पूरे देश में ही लगाया, पहले यही व्यवस्था थी कि जब भी लगेगा पूरे देश में लगेगा। लेकिन वही 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा ये प्रोविज़न किया गया है कि अब राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में तो लगते ही है, या देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। इट कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एंटायर कंट्री और ए पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है, जैसे किसी राज्य में लगाया जा सकता है, जैसे किसी जिले में, संभाग में, शहर में लगाया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी।
तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान कर दिया गया है कि पूरे देश में या देश के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। कैसे लगेगा? देखिए, मैंने शुरू में बताया कि आपातकाल जो है इनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति जो है इसकी घोषणा कर सकता है, लेकिन बार बार देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ने के दौरान बार बार 44वें संविधान संशोधन का उल्लेख होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो उसके 3 ही आधार थे, युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति। लेकिन 1975 में 1975 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, और उसके बाद फिर प्रेस पर और विपक्षी दलों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। यही कारण है कि 1977 में जब चुनाव हुआ तो फिर विपक्षी दलों की सरकार बनी, और उन दलों ने जो है वो जो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसको जो है उसको ठीक नहीं माना, उसको अनुचित माना, उसको दमनकारी माना, उसको संविधान का दुरुपयोग माना। यही कारण है कि फिर वो जो 1977 में जो है विपक्षी दलों की सरकार बनी थी, उन्होंने 1978 में एक संविधान संशोधन लेके आए जो 44वां संविधान संशोधन है, और उस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के कई प्रावधानों में परिवर्तन किया है। यही कारण है कि हमको बार बार वो 44वां संविधान संशोधन पढ़ना पड़ता है। तो कैसे लगाया जा सकता है इसके बारे में 44वें संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया कि साहब राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाएगा, लेकिन तभी जबकि मंत्रिमंडल इसकी लिखित सलाह दे। ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां ध्यान रखिए कि मंत्रिमंडल द्वारा लिखित सलाह देनी है, मंत्री परिषद द्वारा नहीं। कैबिनेट वर्ड यूज किया गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्ड यूज नहीं किया गया। तो मंत्रिमंडल लिखित सलाह देगा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यह है कैसे का जवाब। फिर ये कि अवधि क्या होगी, पीरियड क्या होगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो राष्ट्रपति जब घोषणा करता है तो उसके बाद 1 माह तक लागू रहता है। ये भी पहले 2 माह था, फिर वही 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे 1 माह कर दिया गया कि इसकी अवधि होगी 1 माह। और इस 1 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करते हैं, ए रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली विद 2/3 मेजॉरिटी, then this national emergency can be extended for 6 more months at the most। 6 माह के लिए ऐसे बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को संसद द्वारा पारित प्रत्येक ऐसे संकल्प के द्वारा। तो वो संकल्प 2/3 बहुमत से पारित होगा, दोनों सदनों में अलग अलग पारित होगा, तो इसे अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा, और प्रत्येक बार ऐसे संकल्प पारित होने पर अधिकतम 6 महीने के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। तो शुरू में 1 महीने लागू रहेगा जब राष्ट्रपति की घोषणा होगी, और राष्ट्रपति की घोषणा की अवधि में यानी उस 1 माह की अवधि में यदि संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, संकल्प पारित करे, तो इसे 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यह है अवधि के संबंध में, पीरियड के संबंध में। प्रभाव क्या होगा, हाउ इट विल अफेक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट विल अफेक्ट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द नेशन। देश के राजनीतिक व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे परिवर्तित करेगा। तो इसके प्रभाव जो है कई क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। जैसे अगर प्रभाव की बात करें, जैसे एक देखें तो मौलिक अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स पर जो प्रभाव पड़ेगा उसमें एक तो यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल बाह्य आक्रमण या युद्ध के कारण लगाया जाता है, तो उस स्थिति में युद्ध या बाह्य आक्रमण, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन की स्थिति में अगर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है, इन दैट केस ऑल द लिबर्टीज गिवन इन आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। अनुच्छेद 19 में वर्णित सभी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है अपने आप ही, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण के आधार पर। तो एक तो मौलिक अधिकार पर यह पड़ेगा प्रभाव। दूसरी चीज देखिए कि बाकी मौलिक अधिकारों को भी
राष्ट्रपति चाहे तो सस्पेंड कर सकता है, बट इन दैट के वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा। राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, एक अधिसूचना जारी करेगा, राष्ट्रपति की उस अधिसूचना के द्वारा बाकी मौलिक अधिकारों को भी रद्द किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ऑल द अदर फंडामेंटल राइट्स बाय मीन ऑफ ए नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन यहां भी ध्यान रखने वाली बात है मेरी बड़ी खास कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसमें वर्णित जो मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को बिल्कुल भी इस स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। इससे पता लगता है कि संविधान मौलिक अधिकारों को कितनी ज़्यादा प्राथमिकता, तरजीह, प्रायोरिटी दे रहा है कि वो इस स्थिति में भी सस्पेंड नहीं होंगे। दूसरा प्रभाव जो पड़ेगा वो विधायिका पर पड़ेगा, लेजिस्लेचर पर पड़ेगा, संसद या राज्य की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उस पर पड़ेगा। प्रभाव क्या पड़ेगा? प्रभाव एक तो उनके कार्यकाल पर पड़ेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद का यानी लोकसभा का और राज्य में विधानसभा का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद को प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है दोनों का कार्यकाल। तो एक तो कार्यकाल से संबंधित है, दूसरी चीज उनकी शक्तियों से संबंधित है। यहाँ एक बड़ी खास चीज है। आप देखिए कि एक राज्य सूची होती है। भारतीय संविधान में कुछ अनुसूचियों का वर्णन है, शेड्यूल्स का। तो 7वीं जो अनुसूची है, 7th जो शेड्यूल है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। लेजिस्लेटिव जो पावर्स है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। 3 सूचियां उसमें, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। केंद्र सूची के विषयों पर केवल केंद्र कानून बनाएगा यानी संसद कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषयों पर राज्य यानी राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। इस तरह से वितरण किया गया है। लेकिन बड़ी मजेदार चीज है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र की संसद को यह अधिकार मिल जाता है या राष्ट्रपति को भी यह अधिकार मिल जाता है कि वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। द पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट मे मेक लॉ ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार उनको मिल जाता है। तो ये बड़ा परिवर्तन आएगा विधायिका पर। इसके अलावा विधायिका में एक और अधिकार ये भी है कि राज्य की विधानसभा में अगर कोई विधेयक पारित किए जाते हैं, इफ ए बिल इज पास्ड इन स्टेट लेजिस्लेचर देन इट विल बी सेंट फॉर द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जनरली ये होता है कि राज्य विधानसभा में पारित कोई विधेयक जो है वो केवल राज्यपाल की सहमति से ही पारित मान लिए जाते हैं। But in case of national emergency, any bill which is passed by the state legislative assembly has to be sent for the consent of the president. राष्ट्रपति के पास पहुंचाया जाएगा, राष्ट्रपति सहमति देगा तो ही वो विधेयक जो है वो कानून में परिवर्तित होता है। तीसरा जो परिवर्तन होगा, तीसरा जो प्रभाव दिखाई देगा वो कार्यपालिका पर दिखाई देगा, एग्जीक्यूटिव पर दिखाई देगा। कार्यपालिका पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। कार्यपालिका पर प्रभाव यूं पड़ेगा कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसके अधिकार कम होंगे। राज्य की जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अधिकार कम होंगे और केंद्र की कार्यपालिका के अधिकार बढ़ जाएंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र की जो सरकार है उसके अधिकार बढ़ेंगे। और यहाँ पर यह अधिकार इतने होते हैं कि केंद्र को राज्य को, केंद्र जो सरकार है उसे राज्यों को निर्देश देने का अधिकार होगा। केंद्र की सरकार राज्यों को निर्देश दे सकेगी, डायरेक्शन देगी, दूर देश ये करो, ये करो, ये करो। वैसे सामान्य तौर पर भी केंद्र को राज्य को निर्देश देने का अधिकार होता है, पर वो सीमित दायरे में होता है। लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड मैनर में जो है केंद्र को राज्य को निर्देश देने का अधिकार मिल जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कई बार कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की सरकार समाप्त हो जाएगी, मुख्यमंत्री, राज्य की सरकार भंग कर दी जाएगी, राज्य की मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाएगी। नो, द स्टेट Council of Ministers is not going to be dissolved, but the State Council of Ministers will have to work according to the directions given by the central government. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ेगा राज्य की एग्जीक्यूटिव को, राज्य की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। यह होगा। और अगर राज्य उसका पालन नहीं करता है, जैसा कि आजकल दिखता कई बार कि साहब
जो निर्देश है उसका पालन ठीक से होते हुए नहीं दिखाई देता है, तब उस स्थिति में आर्टिकल 365 को रेफर करना चाहिए। आर्टिकल 365 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं। आर्टिकल 365 ये कहता है कि यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहते हैं, असमर्थ रहते हैं, तो इस स्थिति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता मान लिया जाना चाहिए। If a state fails to follow the orders or the directions given by the central government, then it should be considered as a failure of constitutional system in the state. राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल होना मान लेना चाहिए, और इसी आधार पर फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी ये जो दूसरे नंबर का राष्ट्रीय आपातकाल है ये लगाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट्स रूल लाया जा सकता है यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो ये जो है प्रभाव पड़ेगा किसका? ये प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन फिर आलोचना की जाती है, सब दोष है कुछ इसके, आलोचना की जाती है। किस आधार पे आलोचना की जाती है ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, आलोचना का पहला आधार तो थोड़ा सा सैद्धांतिक सा आधार है, आइडियोलॉजिकल है कि साहब ये जो है देश की संघीय शासन व्यवस्था के खिलाफ है, संघीय शासन के विरुद्ध है। इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल रूल इन द कंट्री। देखिए, भारत के लिए, भारत जो है एक संघीय शासन व्यवस्था है। भारत में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस इस्टेब्लिश किया गया, इसलिए भारत को यूनियन कहा गया है। इंडिया, भारतीय संविधान के पहले ही अनुच्छेद में लिखा गया है, इंडिया दैट इज़ भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो एक संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था का मतलब यह है कि जहाँ केंद्र और राज्य दो सरकारें होंगी, और राज्यों को अपने स्तर पर विधि बनाने का, कानून बनाने का, कानूनों को क्रियान्वित करने का, नीतियां बनाने का, उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तो राज्य स्वतंत्र होंगे अपने कानून बनाने के लिए, अपनी नीतियां बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम बनाने के लिए और उनको क्रियान्वित करने के लिए। ये संघीय शासन व्यवस्था है। लेकिन आप देखिए कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य के अधिकार कम हो रहे हैं, उसके कानून बनाने के अधिकार कम हो रहे हैं, उसके राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य की विधानसभा में जो पारित विधेयक है वो केंद्र के पास पहुंचाए जाते हैं, राज्य को केंद्र के निर्देशों के अनुसार काम करना पड़ता है। तो ये जो है ये तो संघीय शासन की भावना के खिलाफ है। इट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ फेडरल गवर्नेंस, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना इसके व्यवहारिक पक्ष की है। व्यवहारिक पक्ष का मतलब ये है कि प्रैक्टिकली इसका उपयोग जो है वो ठीक से नहीं होता है। भारत में 3 ही बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है। उस 3 में से एक बार की बड़ी ज़बरदस्त आलोचना की जाती है कि सरकारें यानी केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका प्रयोग किया है। केंद्र ने अपने जो केंद्र में जो दल है, केंद्र में जो सरकार है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसका दुरुपयोग करती। मैंने आपको पहले ही बताया 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई है, मीडिया में भी और विपक्षी दलों के द्वारा भी। तो इस 2 आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, और शायद यही कारण है कि इसको आजकल बहुत कम उपयोग किया जाता है। आप देखिए कि पिछले लगभग 45 साल से तो इसका कोई उपयोग नहीं है। तो राष्ट्रीय आपातकाल एक बहुत रेयर चीज़ है, लगना भी नहीं चाहिए, बहुत ही रेयर परिस्थितियों में इसका उपयोग होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसकी ये 2 आलोचना है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पढ़ा नेशनल इमरजेंसी के अलग अलग पक्ष। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, होप है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ कमी है तो आप कमेंट्स कीजिए। आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप और कोई नया विषय देना चाहते हैं, इस पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, तो आप हमें बताइए अपने कमेंट्स के द्वारा। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। आस्क योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब इट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।